हेलो। आ रही आ रही। हेलो हेलो हेलो। आज नहीं हो पाएगी, दिक्कत है। और इन चार के लिए भी पूरी मेहनत करनी है अभी से, जी तोड़ मेहनत। चलो जी, बैठे बच्चे, बैठो। बच्चों बैठ जाओ। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे जीएसटी। पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? जीएसटी। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? लिखी कहाँ है? ये सही हो गया यार, ये वीडियो बनेगी इसकी। इसकी वीडियो बनेगी बिट्टू। आर्टिकल 366 12 कैपिटल ए। और क्या डिफाइन है जीएसटी की? एनी टैक्सेस। और ये टैक्सेस कौन से हैं? सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी, यूटी जीएसटी, कंपनसेशन सेस। क्या करोगे? सप्लाई किसकी? गुड्स की और सर्विस की और बोथ की। किसको छोड़ दो? अल्कोहल को। ठीक है जी, अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन को छोड़ दो, इसके ऊपर जीएसटी नहीं है। बस बेटा इतना ही है। जीएसटी के टैक्सेस के नाम तो पता ही होंगे, कभी बिल देखा होगा, सी जीएसटी लग रहा है, एस लग रहा है, ठीक है ना। और जो जीएसटी है वो सप्लाई के ऊपर लगता है। सब यूनियन टेरिटरी, अंडमान निकोबार। चंडीगढ़ भी यूनियन टेरिटरी है। चंडीगढ़ भी यूनियन टेरिटरी है। दादर एंड नादर हवेली, दमन एंड दीव। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है। आज हम क्या देखेंगे? ये सब हम पढ़ चुके हैं, घबराना नहीं है जिसने नहीं पढ़ा है। अच्छा अभी भी आप देख रहे हो, आपके सीएसडब्ल्यूटी के बच्चे अभी तक आए नहीं है। अच्छा, एक लड़का आया था, वो कहां चला गया? चलो भाई लगो। लिख लें प्लीज एक बार। जब हमने जीएसटी स्टार्ट किया तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने की डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन की जीएसटी की, जो कि आर्टिकल 366 12 कैपिटल ए में लिखी थी। उसके बाद हम लोगों ने स्टेट की डेफिनेशन की, जो जो कि आर्टिकल 366 26 बी में लिखी थी। यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन की, जो कि सेक्शन 2 114 में लिखी थी। गुड्स किया, सेक्शन 252 में लिखा था। सर्विसेज की, सेक्शन 2 102 में लिखा था। अपना सपना मनी मनी आओ बेटा, मनी 275 में लिखा था। सिक्योरिटीज 2101 में लिखा था। इसके अलावा और कोई? बेटा ये बता रहा हूं कि ये डेफिनेशन हमने कर ली है, आप सबको आती है, वेरी गुड। इसके अलावा कुछ करवाया है जीएसटी में डेफिनेशन के अलावा? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में आए थे हम लोग, और वो आपको बताया था कि प्रायर जीएसटी कौन कौन से टैक्सेस लग रहे थे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में आए थे, और कौन कौन से टैक्सेस लग रहे थे वो बताए थे। तो मैं एक बार बुक से आपको दिखा देता हूं अपनी।
वेरी गुड। तो ये लिखा प्रायर जीएसटी। तो जीएसटी आने से पहले कौन कौन से टैक्सेस लग रहे थे बेटा? हम बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स की। किसकी बात करेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स की। तो 83 एक एंट्री है जिसमें क्या लग रही थी? कस्टम ड्यूटी लग रही थी। 84 में क्या लग रही थी? सेंट्रल की एक्साइज ड्यूटी लग रही थी। और 92A में सीएसटी लग रहा था, सेंट्रल सेल टैक्स। जब दिल्ली वाला कहाँ माल बेचता है? यूपी, तो सीएसटी लगता है। दिल्ली वाला बैठ के दिल्ली में माल बेच रहा है, वैट लगेगा। कौन सी एंट्री से? 54। ये सब एग्जाम में आ सकता है। इसके नीचे वाली हमें करने की कोई जरूरत नहीं है। स्टेट लिस्ट की हमने पहली एंट्री जो याद की थी 51 की थी। और 51 किस चीज की एंट्री है? स्टेट एक्साइज ड्यूटी। अल्कोहल के ऊपर क्या लगता है? स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है। तो अगर अल्कोहल का क्या हो रहा है? अगर अल्कोहल का क्या हो रहा है? मैन्युफैक्चर हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो उसके ऊपर स्टेट की क्या लगेगी? एक्साइज ड्यूटी लगेगी। उसके बाद आगे वो सप्लाई किया जाएगा, बेचा जाएगा। तो अगर वो दिल्ली में बनाया गया और दिल्ली में बेचा गया तो फिर वैट लग जाएगा। दिल्ली में बनाई गई अल्कोहल यूपी में बेच दी तो सीएसटी लग जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो एंट्री नंबर 54 आपको पता है, बाकी की नीचे की याद करने की जरूरत नहीं है, वो मैंने बस नॉलेज पर्पज के लिए दे दिया है, इतना जरूरत ही नहीं है हमें। अब हमें ये पढ़ना है आज पोस्ट जीएसटी। बताई थी पोस्ट जीएसटी एंट्री? नहीं बताई थी। तो लिखें जी, आज हमें पढ़ना है पोस्ट जीएसटी। तो जीएसटी आने के बाद क्या हुआ? क्या हुआ जीएसटी आने के बाद? अमेंडमेंट हो गई। कौन से शेड्यूल में? शेड्यूल 7 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अमेंडमेंट कर दी गई, चेंजेस कर दिए गए। क्या चेंजेस किए गए? क्या चेंजेस किए गए? आज लव नहीं आया? अच्छा, जुकाम ठीक? सर्दी खांसी जुकाम? क्या पीपली? किसको नहीं बताई? अरे कार्ड तक दे दिया इसको। हाँ, देखो, तो लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, एंट्री नंबर 83 किसकी थी? एंट्री 83 बताओ पहले। कस्टम ड्यूटी की। जीएसटी आने से पहले 83 किसकी एंट्री थी? कस्टम ड्यूटी की। अब देखो कस्टम ड्यूटी में क्या चेंज किया, कहता है नॉट सब्स्यूम्ड। इसका मतलब आज भी क्या हो रहा है? कस्टम ड्यूटी लग रही है। मतलब अगर आज मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, अगर मैं आज एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो क्या उसके ऊपर टैक्स है? यस। और उसको क्या बोलते हैं? कस्टम ड्यूटी। तो जीएसटी आने के बाद कस्टम ड्यूटी खत्म नहीं हुई। इतना समझ में आ गया? अब सुनो, सुनो गौर से दुनिया वालों। जब आप बाहर से कोई गुड्स मंगवाते हो तो उसकी कॉस्ट होगी 10,000। उसके ऊपर क्या लगेगी? कस्टम ड्यूटी। मान लो 10% है तो कितना आ जाएगा? 1,000 रुपये आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसके ऊपर क्या लगता है? एडिशनल सैड, सीवीडी और सैड लगाई जाती है। सीवीडी और सैड। सीवीडी की फुल फॉर्म बोलो। काउंटर विलिंग ड्यूटी। काउंटर विलिंग ड्यूटी। और सैड की फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल एडिशनल ड्यूटी। सर ये है क्या? सुनो, हिंदुस्तान में डोमेस्टिक इंडस्ट्री क्या कर रही है? हिंदुस्तान में डोमेस्टिक इंडस्ट्री क्या कर रही है? गुड्स का उत्पादन कर रही है। तो क्या गुड्स की कॉस्ट होती होगी? यस। कितनी कॉस्ट? 10,000। मान लो 10,000 कॉस्ट। फिर उसके ऊपर क्या लगता होगा? जब उत्पादन किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है किसी भी वस्तु का, तो उसके ऊपर कौन सा टैक्स लगता है? एक्साइज ड्यूटी लगती है। एक्साइज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स कितनी लगी? मान लो ये भी 10%, तो कितनी लग गई? 1,000 रुपए। उसके बाद जब ये 11,000 का हो गया, उसके बाद इसको बेचा जाएगा। और अगर इसे विद इन द सेम स्टेट बेचा तो क्या लग जाएगा? वैट। और अगर अदर स्टेट में बेचा तो सीएसटी लग जाएगा। मान लो वो लग गया 4,000, तो ये गुड्स कितने का हो गया?
15,000 का। कुछ समझ में आया? ये कौन कर रहा है? जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है। पर अगर कोई इंपोर्टर बाहर से माल खरीद रहा है, बाहर से गुड्स खरीद रहा है, तो उसके ऊपर क्या लग रही है? कस्टम ड्यूटी। तो उसके अलावा तो कोई टैक्स लगेगा ही नहीं, इन जनरल उसके अलावा तो कोई टैक्स लगेगा ही नहीं। आपको नहीं लग रहा बाहर से जो गुड्स आएंगे, बाहर से जो गुड्स आएंगे, इंडिया में 100 रुपए का गुड्स बेच रहे हो और बाहर से जो गुड्स लेके आए वो 60 रुपए का है, तभी तो बिकेगा। सोच के देखो ना, इंडिया में 100 रुपए का मिल रहा है, आपके घर के पास कोई चीज है, मान लो ये एक प्रोडक्ट है, आपके घर के पास 10 रुपए का मिल रहा है, मार्केट में 15 का है, जाओगे मार्केट लेने? जाओगे ही नहीं। जब घर के पास ही मिल रहा है 10 का, तो मार्केट क्यों जाएंगे? हम मार्केट क्यों जाते हैं? कि वहां सस्ता मिलेगा थोड़ा। तो जब बाहर से कोई माल आएगा, अगर वो इंडिया में कम रेट का बिकेगा इन कंपैरिजन टू डोमेस्टिक करेंसी, तो ही तो जाके लोग खरीदने वाले, अदरवाइज लोग खरीदेंगे नहीं। वरना लोग लोकल को वोकल करेंगे कि भैया लोकल है, इसी को आगे बढ़ाना है, वैसे ही मोदी जी ने बोला है। बात समझ में आ रही है? तो बाहर वाला जो चाइना से माल आ रहा है वो 60 का है, और हमारा हिंदुस्तान कितने में बना रहा है? 100 रुपए में बना रहा है। आपको नहीं लग रहा हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री हर्ट हो जाएगी, डिस्ट्रॉयड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी? क्यों? फिर तो क्या करेगा आदमी? बाहर से ही खरीदता रहेगा। तभी तो सोनी की इतनी मार्केट बनी थी, सोनी टीवी की, क्योंकि उसके अंदर एक ट्यूब लगती है, जो कि वो ट्यूब पूरे हिंदुस्तान में तो क्या मतलब किसी और कंट्री में है ही नहीं, जहां से सोनी जापान की वहीं पे है उनका सारा प्रोडक्शन का, और वो ट्यूब और किसी कंपनी में लगती ही नहीं है। और आपने भी देखा होगा सोनी वाली की जो क्वालिटी होती है टीवी की, वो पिक्चर क्वालिटी एक अलग है। एलजी ले लो, ओनिडा ले लो, ये ले लो, वो ले लो, सबकी अलग है। वही वाली कहानी है कि एप्पल के जो मोबाइल का मतलब फील है फोन का, वो एक अलग ही है। बाकी चाहे वो कितने तुम 1 लाख का भी कर दो सैमसंग, वो एक अलग चीज है। कुछ चीजें समझ में आ रही है? तो बेटा हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री डिस्ट्रॉयड ना हो, हर्ट ना हो, सरकार ने क्या किया? सरकार ने कहा जो माल बाहर से आएगा, कस्टम ड्यूटी तो प्री कंडीशन है, लगनी लगनी है, हम उसके ऊपर क्या करेंगे? काउंटर विलिंग ड्यूटी लगाएंगे। एंड काउंटर विलिंग ड्यूटी इज नथिंग, इट इज इक्विवेलेंट टू एक्साइज ड्यूटी। इसका मतलब काउंटर विलिंग कुछ नहीं है, हमारा जो आदमी एक्साइज ड्यूटी दे रहा है उसी के इक्विवेलेंट होती है। भाई कोई भेदभाव नहीं है, सब बराबरी वाली बात है, ओल्ड हो या न्यू हो। बस वो हमें दिख रहा है कि ये ओल्ड सिलेबस है, ये न्यू है, देखा जाए तो सब एक ही है, पेपर के नाम वही है। बातें कुछ समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? आपको क्या लग रहा है? अब आपका दिमाग देखना चाहूंगा। सैड क्या होगा? सैड इज नथिंग, इट इज इक्विवेलेंट टू, हाँ नहीं आ रही है वो, कुछ इशू है। इट इज, हाँ कौन कौन बोला? इट इज इक्विवेलेंट टू वैट और सीएसटी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। समझ में आया या नहीं आया? क्या जीएसटी आने के बाद कस्टम ड्यूटी खत्म हो गई? नहीं। कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा। सी कस्टम ड्यूटी को खत्म नहीं किया है, कस्टम ड्यूटी आज भी लग रही है। देख ये समझ गए, सीवीडी नहीं लग रही अब, सैड नहीं लग रहा अब। क्यों? क्योंकि इनकी जगह देवसेना जीएसटी आ गया है। अब इनकी जगह जीएसटी आ गया है। और जब बाहर की कंट्री से, जापान से इंडिया आएगा, तो क्या ये विद इन द स्टेट है? ये इंटर स्टेट है, इसीलिए इसको इंट्रीगेटेड बोला गया है। तो क्या लगेगा? आईजीएसटी। इसका मतलब कि आज मैं अगर 100 रुपए का सामान बाहर से खरीदता हूं, तो सबसे पहले उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती है 10 रुपए की, एक अजम्पशन है 10 रुपए, 110 हो गया, और उसके ऊपर फिर आईजीएसटी लग जाता है, मान लो 40 रुपए का, तो वो हो गया 150 का। समझ में आया या नहीं? हाँ बेटा इस पे लगेगी 110 पे। समझ में आया या नहीं आया? तो आज सिनेरियो पता लगा। पोस्ट जीएसटी का मतलब जीएसटी आने के बाद। क्या कस्टम ड्यूटी खत्म हुई है? आंसर इज नो, आज भी कस्टम ड्यूटी लग रही है। पर जो सैड सीवीडी और सैड लगा करती थी, क्या ये खत्म हो गई? यस। इसकी जगह क्या लगने लग गया? लिख सकते हो जीएसटी लगने लग गया। और जीएसटी में भी क्या है? आईजीएसटी। समझ में आया या नहीं आया? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा
कि हमने 100 रुपए का गुड्स है बाहर से खरीदा है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा 100 रुपए का गुड्स है हमने बाहर से खरीदा है, कस्टम ड्यूटी का रेट 10% है, आईजीएसटी का रेट 18% है। क्या कैलकुलेट करके निकाल लोगे? नहीं निकाल लोगे? आराम से निकाल। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, प्रोविजंस क्लियर है, तो आप ऐसे ही निकाल लोगे आंसर। और आपको पता है ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, बताओ। तो पहले एंट्री नंबर 83 में बताओ, कोई डाउट? लिखे, नोट्स बनाए? हाँ सर नोट्स बनाओ सर, लिखो भाई। पोस्ट जीएसटी, और पोस्ट जीएसटी क्या हुआ है? कौन सी लिस्ट है? पहले लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, और इसकी एंट्री कौन सी है? 83। 83 में क्या हुआ है? आज भी कस्टम ड्यूटी लग रही है, कस्टम ड्यूटी इज एप्लीकेबल, बट सीवीडी एंड सैड इज सबस्यूम्ड इन जीएसटी। तो कहता है कस्टम ड्यूटी तो आज भी एप्लीकेबल है, बट सीवीडी एंड सैड सबस्यूम्ड हो गई है, मतलब खत्म हो गई है इन जीएसटी में। एंड दैट इज क्या लगाई जा रही है? आईजीएसटी। तो आईजीएसटी लगाया जा रहा है आपका। अब ये मत पूछना सीवीडी क्या है और सैड क्या है। काउंटर विलिंग ड्यूटी, स्पेशल सैड स्पेशल एडिशनल ड्यूटी। एंट्री नंबर 83 में स्पेशल, देखो नोट्स नहीं लाए, उसमें लिखा है स्पेशल एडिशनल ड्यूटी। विधि कहाँ है? विधि, रुचि, विधि कहाँ है ना? हाँ बताया था उसने मेरे को। आज फ्राइडे है क्या? मूवी रिलीज होती है ना आज, आज मूवी रिलीज होती है ना, मजनू रिलीज हुई आज। कौन है? क्या है? हैं? इसके बाद कौन सी एंट्री पढ़ेंगे? 84। एंट्री 84, एंट्री 84 किसकी थी? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। क्या ये खत्म हो गई है? क्या ये खत्म हो गई है जीएसटी आने के बाद? तो आंसर इज यस, इट इज, इट सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बेटा, इट इज सबस्यूम्ड इन जीएसटी। तो ये खत्म हो गई है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, इट इज सबस्यूम्ड इन जीएसटी। बेटो एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब इनमें आज भी क्या लग रही होगी? सेंट्रल की एक्साइज ड्यूटी लग रही होगी। वो कौन है? 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, 5 आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। तो 5 क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर अभी भी क्या हो रहा है? जीएसटी नहीं लग रहा, क्या लग रहा है बच्चे? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लग रही है।
क्या लग रही है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लग रही है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लग रही है इन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे। और एक छठा प्रोडक्ट है, कई लोग, हंसना मत प्लीज, कई लोग धुआं उड़ाते हैं और धुएं के ऊपर जो टबैको है, ये यहां पे देखोगे अगर आप, ये तुम लोग थोड़ी ना वो काम मत करो, बातें कम करो यार। तुम तो कंपनी सेक्रेटरी वाले बच्चे हो, समझदार बच्चे, एक बार टीचर ने बोल दिया समझ में आ गया। देखो क्या हो रहा है, क्या मैं बोल सकता हूं आज भी एक्साइज ड्यूटी इन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे लग रही है? यस, आज भी इन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे क्या लग रही है? एक्साइज ड्यूटी लग रही है। और जो धुआं है, जो लोग धुआं उड़ा रहे हैं, टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट्स, उनके ऊपर बेटा एक्साइज ड्यूटी तो लग ही रही है, साथ में जीएसटी भी लग रहा है। तो डबल पिटाई कर रहे हैं इनकी, फिर भी लोग पी रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, वो धुएं में सब उड़ा देते हैं। आ गई बात समझ में? तो लिखें, 6th हमारा है टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट्स। तो इनके ऊपर क्या लग रहा है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सीईडी बोलूंगा अब, प्लस जीएसटी। अब जीएसटी में ये पूछोगे आप कि सर अगर मान लो कोई बंदा यहाँ बाहर, जो भी है दुकान होती है, पनवाड़ी, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, पनवाड़ी की दुकान में कोई बंदा खड़े होके सिगरेट फूक रहा है, तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी तो लगी लगी। उसने कितने की ली? कितने की आती है? चल 20 रुपए की भी आती होगी, 18 की आती। नॉलेज तो अपने को भी है, फिल्टर होता है उसके पीछे, एक ऐसे बनी हुई होती है। सही ये लोग मैंसरिया लोग हैं ना, गलत समझते हैं, मैंने तो कुछ समझा ही नहीं। कैसे पी लेते हैं? जैसे पीते हैं, हाँ। पर आज पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुस्कान किसको होती है पता है? हाँ, दूर ही रहो। अच्छा है, मुझे बॉयज क्या, गर्ल्स के लिए भी है ये चीज? हाँ, मेरे साथ हो रहे तुम। हाँ हाँ, तो तुझे क्या लग रहा है? ऊपर ही है बेटे। हाँ, बात समझ में आ रही है? तो ये बना लेना और धुआं निकाल लेना इसका, ठीक है भाई? इसके ऊपर दोनों लग रही है, सेंट्रल की एक्साइज ड्यूटी, जब इसको बनाया गया, जब टबैको मैन्युफैक्चरिंग किया गया तो इसके ऊपर एक्साइज लगाई गई, और जब बेचा गया तो ये देखना पड़ेगा कहां बेच रहा है ना भाई? यहां खड़े होके बेच रहा है तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, और यहां से कहां लेके जा रहा है? यूपी। वेरी गुड, सुन लो, पहली क्लास है उसकी ना। हैप्पी बर्थडे यहां मत करियो, दूसरे की कॉपी करना पाप है ना, बेकार है वो। समझ में आया या नहीं आया? बट कोमल क्या हो रहा है? हाँ, अब बोलने दो ना, इग्नोर इग्नोर इग्नोर। चलो, ए कहीं ऐसा ना मैं बाहर निकालूं सुबह सुबह, है ना भाई? फिर अच्छा नहीं लगेगा। डन है? कोई डाउट है? एंट्री नंबर 84 खत्म, एंट्री नंबर 84 खत्म।
उसके बाद एंट्री नंबर 84 के बाद क्या आएगी? 92A। देखो 92A में क्या हुआ बच्चों? CST थी, वो सबस्यूम्ड हो गई, खत्म कर दी, वो खत्म कर दी। पर याद रहे कि अल्कोहल अगर बेची जा रही है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तो CST लगेगी ना। वो तो CST उन प्रोडक्ट में खत्म हो गई, उन प्रोडक्ट में खत्म हो गई जिसमें GST आ गया। बिहार से, बिहार तो बंद है ना, गुजरात भी बंद है, तो क्या लगेगा? कुछ नहीं लगेगा, तुमने क्वेश्चन ही खराब बनाया है ना। फिर मैं बोलना नहीं चाहता, अभी बहुत बच्चे हैं। वही है, कोई सरदार जी तो नहीं है। अब कोई सरदार जी है, मैं जाता था जैसे पढ़ाने के लिए तिलक नगर, तो सरदार जी जब क्या बाल खुले रखते तो तुम सोचोगे लड़की है, तुम्हारे सोचने से क्या हुआ? है ना, क्या बोलता है ये? अच्छा, और ये सब खत्म हो गया। आगे चलते हैं, स्टेट लिस्ट में आओ बच्चों, लिखो स्टेट लिस्ट, एक एक लिख लेना। 92 कैपिटल ए, CST खत्म हो गई। दो ही चीजों के ऊपर CST लग रहा है देखा जाए तो, अल्कोहल के ऊपर जो ह्यूमन कंजम्पशन है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर, बस दो ही चीजों के ऊपर CST लग रहा है आज की डेट में, इसके अलावा किसी पे नहीं लग रहा। स्टेट लिस्ट, अंची, एंट्री नंबर कौन सी थी? 51। किसकी थी? स्टेट एक्साइज ड्यूटी। तो क्या स्टेट एक्साइज ड्यूटी आज खत्म हो गई? स्टेट की एक्साइज ड्यूटी आंसर इज यस, उसकी जगह क्या आ गया है? GST आ गया है। बट अल्कोहल के ऊपर आज भी क्या है? स्टेट की एक्साइज ड्यूटी है। अल्कोहल को नहीं खत्म किया, उसके अलावा सब खत्म कर दिया। उसके अलावा स्टेट में कुछ भी बनाओ, ठीक है, जूते बनाओ, कपड़े बनाओ, कुछ भी बनाओ, किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करो, GST लगेगा। अरे यार, आर्टिकल 366 12 कैपिटल ए डिफाइन GST। असली में ये क्या है? ये मुद्दे लिखे गए हैं स्टेट लिस्ट में, वो स्टेट वाले मान नहीं रहे ना, वो कह रहे पीने के ऊपर हमारा आदमी पी रहा है तो टैक्स भी हमें ही चाहिए। हम 50-50 क्यों करें? क्योंकि GST आने के बाद तो 50-50 हो गया है। मैकडी में जा रहे हैं बर्गर खाने, CGST SGST, CGST का पैसा सेंट्रल की जेब में, SGST का पैसा स्टेट की जेब में, तो वो टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते 50-50। ये कहानी, अगर वो स्टेट वाले मान जाते तो आज अल्कोहल के ऊपर क्या लग रहा होता? आज अल्कोहल के ऊपर क्या लग रहा होता? GST लग रहा होता। वो माने नहीं, इसलिए अल्कोहल की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर क्या लग रहा है? बोलो, स्टेट एक्साइज ड्यूटी। और सेल के ऊपर क्या लग रहा है? अगर विद इन द स्टेट बेच रहे हैं तो वैट, और अगर अदर स्टेट बेच रहे हैं तो CST लग रहा है। कोई दिक्कत? 52 एंट्री से हमें कोई लेना देना है ही नहीं, ये नॉलेज पर्पस के लिए दे रखा है। 53 से भी कोई लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना है 54 से। अगेन कॉपी पेस्ट हो गई वैसे ही, कि ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट और एक अल्कोहल भी जोड़ दिया जिसके ऊपर आज भी वैट कंटिन्यू है, इसके अलावा कोई और होगा तो उस पर क्या लग जाएगा? GST लग जाएगा। देखता हूं क्लास में कौन है बच्चा इंटेलिजेंट, कौन सा GST लगेगा, क्योंकि GST दो है, CGST प्लस SGST और IGST। बता सकते हो कौन सा GST लगेगा? अभी पता लग जाएगा कौन क्लास में ध्यान दे रहा है। क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्योंकि ये नहीं लगे, क्योंकि ये विद इन द वैट विद इन द स्टेट लगता है। दीपक जवाब आना चाहिए था बेटा तेरा। गुड, बहुत बढ़िया। चले आगे।
चलें आगे, जल्दी करो। लिख लिया, लिख लिया, मैं लिख लिया। ऐसे देखता है जैसे पता नहीं कुछ हो रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फैमिली में महान आदमी। डन है। तो जीएसटी आने के बाद कौन कौन से टैक्सेस सब्स्यूम्ड हो गए उनके नाम लिखें, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसे पढ़ लेंगे क्योंकि मैंने पढ़ा दिया है। बाकी जो मैंने नहीं पढ़ा है वो, हाँ बेटा, सीवीडी सैड तो आपको याद हो ही गया होगा, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी आपको याद हो गया, तो एक दो नाम याद कर लेना, कहाँ दिक्कत आ रही है। सर्विस टैक्स हो गया, ठीक है, स्टेट का वैट हो गया, सीएसटी हो गया, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स। कितने टैक्स हैं यार बताओ। हाँ, सर्विस टैक्स तो जीरो हो गया, कुछ नहीं। कौन से सब्स्यूम्ड नहीं हुए वो ये लिखें, ये भी होमवर्क रहेगा। कौन से सब्स्यूम्ड हुए आपको पता ही है, कस्टम ड्यूटी सब्स्यूम्ड नहीं हुई है। एंटी डंपिंग ड्यूटी पता है किसी को क्या होती है? एंटी डंपिंग ड्यूटी, आपने चाइना से माल खरीदा 80 रुपए का और इंडिया में बेच रहे हो, फिर छूट जाएगा। मैं पढ़ाने आया हूं, तुम पढ़ने आए, और 40 रुपए का आप बेच रहे हो इंडिया में। खरीदा कितने का? 80 का, बेच रहे हो 40 का। क्यों? अपनी मार्केट बनाने के लिए, अपनी मार्केट बनाने के लिए। बाद में क्या करोगे, एक बार मार्केट बन गई फिर रेट बढ़ा दोगे। अगर सरकार को ऐसा पता लग गया तो तुम्हारी होगी पिटाई, तुम्हारे ऊपर लगेगी एंटी डंपिंग ड्यूटी। जितना कमाया होगा सारा निकाल लेती है सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा के। बात समझ में आ रही है? ठीक। ऐसी सेफगार्ड ड्यूटी होती है कि कोई प्रोडक्ट है चाइना से आ रहा है और हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को क्या है, सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए सेफगार्ड ड्यूटी लगाई जाती है। बात समझ में आ गई? सेफगार्ड का मतलब समझ गए कि हमारी डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है उसको सेव करने के लिए सेफगार्ड ड्यूटी लगती है। और एंटी डंपिंग ड्यूटी कब लगती है? जब कोई माल हमने 80 का खरीदा और उससे सस्ते दामों में इंडिया में वो चीज बेची जाए। और उसके पीछे इंटेंशन क्या है कि एक बार मार्केट बन जाएगी फिर बेचेंगे हायर प्राइस पे। फॉर्म्स ऑफ मार्केट नहीं पढ़ते थे इको के अंदर चैप्टर, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इम्परफेक्ट, ये सब, ठीक है ना? तो जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती थी वो रियल लाइफ में कभी सिचुएशन होती ही नहीं है, ठीक है जी। एक्सपोर्ट ड्यूटी तो आपको पता ही है। तो आज जीएसटी आने के बाद भी ये टैक्सेस खत्म नहीं हुए। आज भी कस्टम ड्यूटी है, सेफगार्ड है, एंटी डंपिंग है और एक्सपोर्ट ड्यूटी है। और स्टेट के भी ये सारे टैक्स आज भी लग रहे हैं। स्टैंप ड्यूटी आपको पता होगा, आप सबके घर के अंदर एक पेपर होगा और वो पेपर आपकी प्रॉपर्टी का होगा, और उस प्रॉपर्टी के पेपर में आप लोगों ने क्या पे किया है? स्टैंप ड्यूटी। सुना था कभी स्टैंप ड्यूटी का घोटाला हुआ? अबू सलीम, अबू सलीम था, मेरे को पैसे याद नहीं आ रहे कितने कितने का स्टैंप पेपर का घोटाला था। आप नेट पे डालोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितने रुपए का उसने, अब्बू सलीम ने, उसकी फोटो भी नजर आ जाएगी, मोटा सा है थोड़ा, ठीक है ना? और हुआ क्या था ये पता है आपको? सुनना है क्या? नहीं, रहने दो, एक 30 सेकंड में सुना दूंगा। आरबीआई ने अपनी मशीन, नोट छापने वाली, ऐसी प्रिंटिंग, वो स्टैंप ड्यूटी को छापने वाली भी एक मशीन होती है। वो देखे ना, 100 रुपए के कागज होता है, 100 रुपए का, 100 रुपए बने होते हैं, 10 रुपए बने होते हैं, उसी को स्टैंप पेपर बोलते हैं। तो उसकी भी एक मशीन है, डाई आती है उसकी, आरबीआई ने वो कबाड़ी वाले को बेच दी थी कबाड़ में, और अब्बू सलीम ने उस डाई से, हाँ, खराब हो गई थी ना, पुरानी हो गई थी। और वो इतना मतलब धंधे में एक्सपर्ट था कि उसने पुरानी को नई बना के, ले भाई साहब,
अपनी हथौड़ियां मार के कर दिया डाई को सही। ये कहानी है। दिमाग तो इंडियन में ही होता है, ऐसे तो बाहर वाले कर ही नहीं पाते। हम तो वो काम कर जाएं जो कोई सोच भी नहीं पाएगा। असली तो हम ही लोग यूज करते हैं इंडियन, तभी तो हमारे दिमाग यहाँ से बाहर लेके जाते हैं, ब्रेन ड्रेन। हमारे अब एपीजे अब्दुल कलाम को इतना पैसा देना चाहते थे लोग, अमेरिका ये सब इतना, पर वो बिके नहीं। तो ये याद रखना, कभी जिंदगी में बिकना मत, ठीक है? जो करना अपने देश के लिए करना। इस मिट्टी में पैदा हुए, ठीक है? जो देंगे वो इस मिट्टी को देंगे, हैं? हाँ, क्लास के बाद पकड़ो इसे। मजाक। ठीक है भाई, ठीक है, बहुत पढ़ लिया इसने। कोई दिक्कत है तो आप लोगों को ये भी समझ में आ गया। आगे देखो, अंडर जीएसटी इंटरनेशनल सिनेरियो, अब पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। कौन सी कंट्री थी जो सबसे पहले जीएसटी लेके आई थी? और मुझे बड़ा वो लगता है कि यार ऐसे लड्डू और लॉलीपॉप और मतलब हलवा क्वेश्चन आईसीएसआई पूछ लेता है पेपर में। पूछा, हाँ, अभी 2 अटेम्प्ट पहले, ये जो गया अटेम्प्ट उससे पहले सेकंड लास्ट में, कौन सी कंट्री? कौन सी कंट्री? फ्रांस। अब क्या आ जाए तो गधा करके आ जाए, 1954। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, लिख लिया इतना। कल पूछूंगा कौन सी कंट्री थी, कौन सा ईयर था? 1954। अब आ जाओ जीएसटी मॉडल। जीएसटी के क्या क्या मॉडल है? तो टोटल जीएसटी के 5 मॉडल हैं, पर हमें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो तो आपको पता ही है। जब जीएसटी आया था तो आपके सर नॉमिनेट हुए थे कि वो प्रधानमंत्री स्कीम के अंदर की जीएसटी पढ़ाना है, तो मैंने इतना डिटेल में ये कंटेंट तैयार किया था। हमें यहाँ पे बस क्या याद करना है, ये वाला जो इंडिया में लग रहा है, और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा मॉडल। अभी देखा जाए तो 2 मॉडल हो गए, ओल्ड सिलेबस का और न्यू सिलेबस का। तो उसी तरीके से मॉडल है जीएसटी के अलग अलग। पहला पहला पढ़ाता हूं, नेशनल जीएसटी मॉडल। ये क्या मॉडल है कि जो सेंट्रल है वो टैक्स लगाएगी, वो टैक्स लगाएगी और उसके बाद स्टेट के साथ शेयर करेगी। क्या हिंदुस्तान में ऐसा हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाए और उसके बाद शेयरिंग करे? फिर तो बेचारा केजरीवाल पागल हो जाएगा, ठीक है, कि मैं लाइन में खड़ा हूं, पैसे आ ही नहीं रहे मेरे। तो ये ऑस्ट्रेलिया में चलता है बेटा, ऑस्ट्रेलिया और चाइना में चलता है ये। ऑस्ट्रेलिया की एक खासियत बताऊं आपको कि ऑस्ट्रेलिया का जो लोकल एरिया होता है, जैसे कि हम दिल्ली में रह रहे हैं, ऐसे वहां पे भी सिटीज होती हैं। तो कुछ ऐसी सिटीज हैं जहां पे आपकी कॉल्स क्या है, फ्री है, फ्री भाई, कोई टेलीकम्युनिकेशन में कोई पैसा ही नहीं लग रहा आपका। कितना अच्छा है। और ऑस्ट्रेलिया काफी अच्छी जगह है। स्टेट जीएसटी, स्टेट जीएसटी क्या है कि स्टेट ही लगाएगा। इंडिया में ऐसा हो सकता है? नहीं, ये यूएसए में होता है। नॉन कॉन्करेंट जीएसटी मतलब स्टेट लगाएगी गुड्स के ऊपर और सेंट्रल लगाएगी सर्विस के ऊपर। ऐसा भी इंडिया में नहीं होता। कॉन्करेंट वेल जीएसटी का मतलब क्या कि यहां पे सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलके लगाएंगे, और ये इंडिया में होता है। आज दिल्ली के मैगडी में जा रहे हैं तो सी जीएसटी भी लग रहा है, एस जीएसटी भी लग रहा है, और एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा रहे हैं तो आई जीएसटी लग रहा है। इंडिया ने किसको फॉलो किया? ब्राजील और कनाडा को। ये भी एग्जाम में आ चुका है कि इंडिया ने कौन सी कंट्री का मॉडल एडॉप्ट किया था। ये एग्जाम में आ चुका है, पहली बता रहा हूं। कौन सी कंट्री थी पता है? वहां ऑप्शन में कौन सी कंट्री का ऑप्शन दे रखा था? कनाडा का, ब्राजील लिखा ही नहीं था। हाँ, बात समझ में आ रही है? क्यूबिक मॉडल भूल जाओ बस। समझ में आया या नहीं आया? डन है? हाँ जी।
अब जो करने वाले हैं, ढक्कन ढुक्कन निकालने वाले हैं तुम्हारे दिमाग के, तो ढंग से बैठ जाना बिल्कुल एकदम ऐसे करके, बिल्कुल ठीक है। बड़ी खतरनाक चीज होने वाली है। कृष्णा है, तपस्या है, तहनूर खान, ताहूर खान। आज मेरी फोटो नहीं देख पा रही, आज मुझे देख नहीं पा रही। इनको बोलो मेरे को मेरी फोटो लेके रख लेंगे, है ना। अरे तुमने उस दिन वीडियो बनाई थी, भेजी नहीं मेरे को। हाँ। डन है। मैं ये फाइल आपको भेज दूंगा, जैसे कि घर जाके कुछ अधूरा अधूरा छूटा हो तो रिकंसाइल कर सकते हो वहां से। जीएसटी का पूरा रोड मैप है। ये होमवर्क रहेगा कि पहले 2000 में जीएसटी लाना था, फिर 2006 में कुछ हुआ, फिर 2014 में पहली बार ये हुआ। तो ये मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, बट ये होमवर्क रहेगा क्योंकि मैं कुछ डिटेल में यहां से आ रहा हूं। तो लिखेंगे जी, बर्थ ऑफ जीएसटी लॉ। जीएसटी लॉ का बर्थ कहां हुआ है, सबसे खतरनाक है ये। जीएसटी लॉ का बर्थ कहां हुआ है। अब बिल्कुल भी आधे घंटे बात मत करना सोनू, वरना सीट चेंज हो सकती है। तो बर्थ ऑफ जीएसटी लॉ, वंदना देख रहे हो। बर्थ ऑफ जीएसटी लॉ। जीएसटी लॉ कहां पैदा हुआ है। कोई भी लॉ पैदा होगा तो कहां पैदा हुआ होगा। किसी भी बच्चे का बर्थ हुआ होगा तो उसे बर्थ देने वाला कौन रहा होगा, मम्मी जी। ठीक है जी। हाँ, वेरी गुड। तो हमारे यहाँ लॉ का जन्म कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है। चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे जीएसटी हो, कोई सा भी लॉ, सबकी माँ यही है। इट इज अ मदर ऑफ ऑल लॉ। एक फिर ले रहा है मजे, वो रास्ता है एग्जिट का। हाँ, क्योंकि पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई अच्छी लगेगी। तो बताओ जी, मदर ऑफ ऑल लॉ कौन है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या जीएसटी भी यहीं पैदा हुआ होगा। पर जीएसटी को पैदा करना इतना आसान नहीं था। क्यों। क्योंकि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जीएसटी नाम का कोई टैक्स था ही नहीं। अबे रुक जा, डाउट किए। इतनी बातें मत किया करो डाउट, जितनी मैं करूं उतनी करो बस। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा होगा। अगर जीएसटी नाम का लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को क्या करना पड़ा होगा, अमेंड करना पड़ा होगा। और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना इतना आसान नहीं होता। हमें एक बिल लेके आना पड़ा और उस बिल का नाम क्या था, 122 122 कॉन्स्टिट्यूशनल। लिख लेना मेरे साथ साथ, साथ साथ लिखो मेरे। 122 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2014। ये 122 क्यों कह रहे हैं, 122 क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि इससे पहले 121 बिल आ चुके थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड करने के लिए। बात समझ में आ रही है। वेरी गुड। अच्छा, बिल क्या है, अरे ईयर है बिल
हाँ, BILL बिल, बिजली का बिल नहीं, चूहे का। हाँ कोई नहीं कोई नहीं। अब जो बिल होता है बेटा वो पास होता है लोकसभा से राज्यसभा, मतलब ये बिल पार्लियामेंट से पास किया जाएगा, और आपको पता ही वो लोकसभा राज्यसभा पास करेगी, प्रेसिडेंट साइन करेगा और ये क्या बन जाएगा, एक्ट। तो ये एक्ट बना 101, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बिल की जगह एक्ट आ गया बस। और कब बना, 2016, और वो सुबह थी 8 सितंबर की, सुहानी सुबह 8 सितंबर 2016, रात के 12 बजे। हाँ बेटा, हाँ। छप तो रात ही को रहा होगा, सुबह हमें देखने को मिला होगा। आगे बात समझ। एनी डाउट? सोनू को बोलना ही मना है अब, और आदर्श को दांत दिखाना मना है। सोनू तू दांत दिखा, दांत दिखाना मना है तेरे को। हाँ जी, क्या लेके आना था, जीएसटी का लॉ। और जीएसटी का लॉ लाने के लिए करना क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंड करना था। क्यों करना था अमेंड, क्योंकि सर जीएसटी नाम की चिड़िया, ये जो टैक्स है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं था। और अगर किसी लॉ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ना लिखा हो तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ता है, और उसके लिए बिल लेके आना पड़ता है। तो हम लेके आए थे 122 बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, प्यार से इसे CAA बोलते हैं, ठीक है जी। ओ सॉरी, बिल, पहले तो बिल आया था और उसके बाद 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बना 2016। वेरी गुड, एनी डाउट? इस एक्ट के अंदर, ये जो एक्ट बना, इस एक्ट के अंदर टोटल 20 सेक्शन थे। इस एक्ट में टोटल कितने सेक्शन थे, 20। क्योंकि जो भी एक्ट होता है उसके अंदर सेक्शन होते हैं, यस और नो? एक सेक्शन था, सेक्शन नंबर 2। कौन सा सेक्शन था, सेक्शन नंबर 2। और इस सेक्शन नंबर 2 के अंदर न्यूली हमने इंसर्ट किया एक आर्टिकल 246 कैपिटल ए। इसका मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर एक नया आर्टिकल डाला गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर क्या डाला गया, एक नया आर्टिकल, और वो आर्टिकल कौन सा, 246 कैपिटल ए। और यहां क्या लिखा गया, देखना चाहोगे लिखा क्या गया, वो दिखा देता हूं, फिर उसको सिंप्लीफाइड लिखता हूं, दिखाता हूं क्या लिखा गया। ऐसी लाइन लिखी गई जो पूरी कायनात हिला दे। आ गई बात समझ में? ये रही बेटा, ये रही, ये है वो लाइन, ये बेयर एक्ट की लाइन है। और ये लाइन आपको बहुत जगह देखने को और पढ़ने को मिलेगी। और जब ये लाइन आपको देखने को मिल जाए तो इसका समझ लेना मतलब कि ये पूरे एक्ट को उड़ा देती है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल, कहता है जो 246 में लिखा है और 254 में लिखा है वो गया तेल लेने, भाड़ में गया वो। नॉट विद स्टैंडिंग इस लाइन का मतलब होता है, समझते हो ना, कि मैं जहां खड़ा हूं मुझसे दूर चले जाओ, क्योंकि मैं जहां खड़ा हो गया ये जमीन अपनी हो गई। रॉकी भाई, बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? बच्चा कह रहा है सर ये 246 क्या है, आर्टिकल 246 क्या था, सब्जेक्ट मैटर्स। क्या था,
subject matters in which parliament and state legislature make law, and these are the subject matter given under 7th schedule of constitution of India. Yes or no? Union list, अब याद आ गया, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को पावर दी गई है कि जो यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, कॉन्करेंट में जो मुद्दे लिखे गए हैं आप उनके ऊपर क्या बना सकते हो? लॉ बना सकते हो। तो पार्लियामेंट ने यूनियन लिस्ट वाले बना रखे, स्टेट लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेचर ने बना रखे, कॉन्करेंट में दोनों मिलके बना लेते हैं। बात समझ में आ रही है? तो उन्होंने बोल दिया कि आर्टिकल 246 गया भाड़ में। इसका मतलब इसमें जो लिखा है वो जीएसटी के सामने क्या है? जीरो है, उसकी चलेगी नहीं, उसकी चलेगी ही नहीं। किसकी चलेगी? जीएसटी की चलेगी। बात समझ में आ रही है? और कैसे चली जीएसटी की वो आपको पता ही है कि जो यूनियन लिस्ट के अंदर एंट्री थी 83, किसकी थी? कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी तो रहने दिया, पर सीवीडी और सैड हटा दिया। इसका मतलब कि अब ये नहीं लगेगा, इसकी जगह जीएसटी लगेगा। तो इसको हटाया कैसे गया है? यहां से पार्लियामेंट की पावर छीन ली आपने। कैसे? पार्लियामेंट की पावर कैसे छीन ली आपने? बता सकता है कोई? वेरी गुड। जो वो बिल लेके आए थे 122 और उसके बाद वो एक्ट बना 101, वहां से पावर छीनी है। किस आर्टिकल को बना के पावर छीन ली? आर्टिकल 246 कैपिटल ए। अगर कोई इंटरव्यू में तुमसे पूछ ले कि ये सीवीडी और सैड नहीं लगता, हम कह रहे नहीं लगता, पर ये बताओ ये क्यों नहीं लगता, तो ये आंसर मत दे देना वहां देहाती वाला क्योंकि जीएसटी आ गया है। तो आपको आंसर देना पड़ेगा कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंड किया और हम आर्टिकल 246 कैपिटल ए लेके आ गए, और इसमें लिखा हुआ है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 246 एंड 254। 254 क्या है कि अगर ये दोनों मिलके लॉ बनाते हैं तो चलेगी किसकी? पार्लियामेंट की चलेगी। तो यहां क्या बोला? जीएसटी के लॉ में अकेले पार्लियामेंट की नहीं चलती। क्यों? यहां पे दोनों की चलती है, पार्लियामेंट भी और स्टेट भी, अगर आपको पता हो तो, क्योंकि हर जगह सी प्लस एस, चाहे फिर वो आई हो। कुछ बात समझ में आ रही है? तो अकेले पार्लियामेंट भी यहां अपना कुछ नहीं कर सकती। क्या लिखा देखो, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग, मतलब इसमें कुछ भी लिखा है वो गया भाड़ में। कितनी अच्छी लाइन है, देखो क्या लिखा आगे, इंटरप्रिटेशन स्किल सीख जाओगे इससे। पार्लियामेंट, और इसको हटा दो अभी के लिए, पार्लियामेंट और क्या लिखा है? लेजिस्लेचर। किसका? स्टेट का। पार्लियामेंट और स्टेट का, क्या दोनों को पावर दे रहा है जीएसटी लगाने की? पार्लियामेंट को भी दे रहा है और स्टेट लेजिस्लेचर को भी दे रहा है। देखो क्या बोल रहा है, पावर टू मेक लॉ, बना लो लॉ। किसका? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या मैं बोल सकता हूं कि आर्टिकल 246 कैपिटल ए ने क्या दी है? पावर दी है। किसको? पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर को, बना लो लॉ। किसका? जीएसटी का। किसका लॉ बना लो? जीएसटी का। तो जीएसटी कहां पैदा हुआ है? आर्टिकल 246 कैपिटल ए। ये इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन रहेगा कि बर्थ ऑफ जीएसटी कहां पे हुआ है, तो उसके ऑप्शन रहेंगे। तो एक ऑप्शन उसमें से ये रहेगा, आपको ये करेक्ट ऑप्शन टिक करके आना है। इनकम टैक्स कहां पैदा हो रखा है? जिन्होंने पढ़ा हुआ है, इनकम टैक्स कहां पे पैदा हो रखा है? एंट्री नंबर 82 में। कस्टम ड्यूटी कहां पैदा हो रखी है? अभी आपने पढ़ी कस्टम ड्यूटी 83। कौन सी? यूनियन लिस्ट। बेटा 83 से पहले जो है ना, वहां पे इनकम टैक्स पैदा हो रखा है, क्योंकि हर लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से पैदा हुआ है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज अ मदर ऑफ ऑल लॉज। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? अब मैंने आपको सबसेक्शन 2 नहीं पढ़ाया था ना, नहीं पढ़ाया था ना सबसेक्शन 2। ये देखो लिखा था ना सब्जेक्ट 2। अभी लिखना मत, मैं इसको सिंप्लीफाइड लिखवाऊंगा अपनी लैंग्वेज में। मैंने ये आपको, ये क्या करता है,
मैंने ये आपको सबसेक्शन 2 नहीं पढ़ाया था। इसका मतलब सबसेक्शन 2 में कुछ है, ऐसा कुछ है। देखो क्या कह रहा है सबसेक्शन 2 में, क्या है कि पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है। पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है किसके लिए? जीएसटी के लिए है। सप्लाई गुड्स और सर्विस और बोथ टेक प्लेस इंटर, समझे क्या? कि जो इंटर स्टेट का लॉ है वो किसने बनाया है? पार्लियामेंट ने। आईजीएसटी किसने बनाया है? पार्लियामेंट ने। और सीजीएसटी किसने बनाया? एसजीएसटी किसने बनाया? सी किसने बनाया? पार्लियामेंट ने। एस किसने बनाया? ईच स्टेट ने बनाया, पर्टिकुलर स्टेट ने। दिल्ली भी एक स्टेट है, हरियाणा भी एक स्टेट है, गुजरात, बिहार, ये सब क्या है? स्टेट है। इन्होंने अपने अपने क्या बना दिए? एसजीएसटी बना दिए। हर स्टेट का अलग, पर कुछ नहीं है, इट इज अ रिप्लीकेशन ऑफ सीजीएसटी। बस वो कॉपी पेस्ट है बेटा, रिप्लीकेशन मींस कॉपी पेस्ट। जहां सी लिखा है वहां स्टेट का नाम आ गया, दिल्ली लिखा है यूपी लिख दिया, बिहार लिख दिया, नाम चेंज कर दिया बस। जैसे अभी हुआ है एग्जीक्यूटिव में, ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस। कंपनी लो तो कंपनी लो ही रहेगा, जेआईजीएल जेआईजीएल के वही एक्ट रहेंगे। स्टैंप ड्यूटी का एक्ट क्या बदल जाए? कुछ नहीं। और टैक्स जैसी तो एक ऐसी चीज है जो कभी जिंदगी में बदल ही नहीं सकती, कुछ कर लो, टैक्स कभी बदलना ही नहीं। जो अमेंडमेंट आएगी अमेंडमेंट आएगी। हाँ वो छोड़ो, अब आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत? सिंप्लीफाइड करवाऊं इसको? करवाऊं सिंप्लीफाइड? लिखें जी, कैसा लगा? अच्छा लगा? मजा आया? लिखें आर्टिकल 246 कैपिटल ए। ये सेक्शन 2 किसका है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? 101। यस और नो? ये भी पता होना चाहिए ना सेक्शन 2 किसका था, कहीं यही भूल जाए हम। तो जो आर्टिकल है 246 कैपिटल ए गिव्स पावर, पावर गिव्स पावर टू, गिव्स पावर टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। पूरा लिख लोगे ना, स्टेट लेजिस्लेचर। gives power to parliament and state legislature to make insert, हाँ सीडी डालते हैं बेटा, give power सोनू लिख लो बेटा, आप लिखते नहीं हो। gives power to parliament and state legislature to make laws with respect to CGST और SGST। और SGST में क्या लिखूंगा? ऑफ ईच स्टेट। हाँ, SGST ऑफ ईच स्टेट। तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को क्या दे दी? पावर दे दी कि वो लॉ बना सकते हैं, सेंट्रल का और स्टेट का, ईच स्टेट, विथ रिस्पेक्ट टू। देखा जाए तो ये पहला पॉइंट था। हाँ, और सेकंड पॉइंट क्या है कि पार्लियामेंट, पार्लियामेंट हैज द exclusive power, exclusive power to make laws with respect to inter state
सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, और इस लॉ को क्या बोला जाता है? दैट इज IGST। ऊपर कौन पैदा हो गया? CGST, SGST, और नीचे IGST। ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट था। एक कहानी लॉ में लिखी थी और एक कहानी हमने लिख दी। लिखना है तो लिख सकते हो। इट इज ओवर रूल। ओवर रूल किसको ओवर रूल किया है? आर्टिकल 246 को और आर्टिकल 254 को। और 246 और ये क्या है वो आपको पता ही है। इसमें सब्जेक्ट मैटर है और इसमें पार्लियामेंट की सुप्रीमेंसी है। जो वो बोल देती है वो बोल देती है, वही होता है। सुनने दे, क्या दिक्कत है? जिस दिन सुनो वो उसका है यार मैटर, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभार हो जाता है कुछ। हमारा रिजल्ट आएगा। अभी CSWT में जो पास हो गया वो एग्जीक्यूटिव क्लास ले रहा है, जिसका रह गया वो उसकी क्लास ले रहा है। कल एग्जीक्यूटिव पास हो जाएंगे, जिसका रह जाएगा, यहाँ किसी का नहीं रहेगा, रहने नहीं देंगे। पढ़ नहीं रहे हो बिट्टू, क्लास में ध्यान नहीं बेटा, ऐसे कॉन्सेप्ट तैयार नहीं होगा। हम 4 बातों में ध्यान रखेंगे, कंसंट्रेशन यहाँ होना चाहिए। कितनी इंपॉर्टेंट चीज चल रही है आप खुद सोच के देखो। डन है, आगे चले। IGST का लॉ बता दो किसने बनाया है? वेरी गुड। तो लॉ पार्लियामेंट ने बनाया है, बट इसकी लेवी कहां से हुई है? लिखो, थर्ड टॉपिक, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ IGST। लेवी और कलेक्शन बता रहे। तो जो लेवी और कलेक्शन हुआ है वो आर्टिकल 269 कैपिटल A से हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि लेवी ऑफ IGST कौन से आर्टिकल से? तो लेवी कौन से 269 कैपिटल A से। लॉ किससे बना है? 246 कैपिटल A से। लॉ यहां से बनाया पार्लियामेंट ने, और लेवी और कलेक्शन कहां से हुआ है? 269 कैपिटल A। क्योंकि IGST ये समझ रहे होंगे, ठीक है ना? तो कोई अगर पूछ ले कि IGST की लेवी कहां से हुई है, तो आर्टिकल 269 कैपिटल A। और इसी के अंदर लिखा है कि जो IGST है उसको क्या किया जाता है? प्रपोर्शनेट किया जाता है बिटवीन, ये देखो आप मेरे नोट्स के अंदर अगर आप आगे आएंगे, ये लिखा हुआ है कि जो IGST है उसको क्या करते हैं? अप्रोक्सीमेट बिटवीन यूनियन और स्टेट। तो इन दोनों में उसको क्या किया जाएगा? डिवाइड किया जाएगा। तो इन दोनों में बिटवीन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों में बांटा जाता है उसको। कितना बांटते हैं? 50-50%। तो 50% यहां जाना है और 50 यहां जाना है। पर ये हमें एग्जाम को नहीं करना पड़ता है, बस पता होना चाहिए। डन है? शैल वी मूव? ध्यान से देखो, ये जो हमने पढ़ा था, ये जो हमने 2 सेक्शन पढ़े थे, उसके नीचे एक एक्सप्लेनेशन लिखी है, देख रहे हो क्या बोला है? द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल। प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल का मतलब कि जो CGST, SGST, IGST का लॉ बना हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में? गुड्स एंड सर्विसेज GST। ये जो GST का लॉ बना हुआ है, एक आर्टिकल है 279 कैपिटल A क्लॉज 5, और क्या बोलता है? टेक इफेक्ट फ्रॉम
द डेट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। ये क्या कहानी है कि जो जीएसटी काउंसिल है ना, जो जीएसटी क्या है, काउंसिल है, ये देखो क्या लिखा है, हाउएवर, ये है आपका आर्टिकल 279 कैपिटल ए, और क्लॉज कौन सा था, 5। ये आर्टिकल क्या कहता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग गुड्स aforesaid provision shall apply on the date of recommendation of GST council। तो जीएसटी जो लॉ बना उसके अंदर एक बॉडी का जन्म हुआ, जैसे आईसीएसआई, कौन है इसको पैदा करने वाला, आईसीएसआई को, हाँ जी, आईसीएसआई का पापा कौन, पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट ने आईसीएसआई के लिए क्या बनाया हुआ है, एक आईसीएसआई को एक स्टैचुरी बॉडी बनाया हुआ है, मतलब इंडिपेंडेंट बॉडी है। पूरे हिंदुस्तान में सीएस की डिग्री केवल आईसीएसआई देगा, उसके अलावा कोई नहीं दे सकता। पार्लियामेंट ने एक स्टैचुरी बॉडी बना दी है, मतलब कि एक इंडिपेंडेंट बंदा बना दिया। जैसे स्टॉक मार्केट है तो पार्लियामेंट ने सेबी बना दिया, बैंक्स हैं, पार्लियामेंट ने आरबीआई बना दिया, आरबीआई एक्ट। आरबीआई इज अ स्टैचुरी बॉडी। बात समझ रहे हो, स्टैचुरी बॉडी का मतलब क्या है, जिसका अपना खुद का कानून है। आईसीएसआई अपने रूल्स रेगुलेशन खुद बनाता है, बस कुछ पावर जो है आईसीएसआई की किसको दी गई है, एमसीए को। आईसीएसआई किसके कंट्रोल में काम करता है, एमसीए। याद रखना, सीए इंस्टीट्यूट, सीएमए इंस्टीट्यूट, सारे तीनों ही तीनों एमसीए के कंट्रोल में। ये जो न्यू सिलेबस हम चिल्ला रहे हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, ये किससे अप्रूवल ली है इन्होंने, एमसीए से। सीएस वालों को मिल गई, सीएमए वालों को मिल गई, पर सीए वालों को अभी तक नहीं मिली है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अप्रूवल मिलनी भी नहीं। बोलो क्यों, क्योंकि निर्मला सीतारमन अभी बिजी है, किसमें, बजट में। और अगर मार्च तक नहीं मिली तो सीए वाले भूल जाएं कि ये नवंबर अटेम्प्ट उनका न्यू सिलेबस रहेगा, फिर वो मई 2024। सीधी सी बात है ना भाई, एमसीए बच्चों, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, स्टॉक मार्केट है, किसके लिए काम करेगा, शेयर होल्डर के लिए। या एमसीए को क्यों वो पावर दी गई है सिलेबस के लिए कि भैया हमसे अप्रूवल लो, वो इसीलिए दी गई है कि भैया वो बेनिफिट सोचे सबका, ये नहीं कि इनके मन में जो आए सब कुछ करते रहे। ठीक है ना कुछ पावर अपने पास भी मिनिस्ट्री को रखनी चाहिए। आरबीआई किसके कंट्रोल में, आरबीआई का ऊपर कौन बैठा है, हाँ, कह रहे कोई नहीं। आरबीआई के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, निर्मला सीतारमन बैठी है इसके ऊपर। और इसके ऊपर कौन बैठा है, मोदी। सेंट्रल गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अलग अलग नहीं है, एक है। एक बोल दोगे दोनों को, कितनी मिनिस्ट्री है इंडिया में, फिर और उसी को बोल दोगे कि वही सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो मोदी जी अकेले ही चला लेना, सबको भगाओ। ये समझो ना यार, है? वही तो कहानी है। आप बोल रहे हो कि मिनिस्ट्री और सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही है, अगर ये अलग अलग है, हाँ वो तो पार्ट है ना उसका। तुम और तुम्हारे पापा, तुम तुम्हारे पापा का पार्ट हो, एक तो नहीं हो ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, पर भाई मिनिस्ट्री का रोल एक अलग है और सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल अलग है ना। हम एक तो नहीं बोल सकते ना दोनों को, आप करते दोनों एक ही है, एक तो नहीं बोल सकते ना। आपके कंपनीज एक्ट में कोई रूल में चेंज करना है तो एमसीए कर देती है, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है, मिनिस्ट्री लेवल पे ही काम हो रहा है ना। मिनिस्ट्री बैठी है ना, उसका ऑफिस है उसका मिनिस्ट्री का। अरे अंदर तो आती तो काम तो मिनिस्ट्री करेगी ना, सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी ना करेगी। दोनों को एक तो नहीं बोल सकते ना, नहीं दोनों को एक ही बोल सकते हो क्या, एक नहीं बोल सकते ना भाई दोनों को, कि वही सेंट्रल है वही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर।
वो आप पढ़ लेते हो। कौन है? क्योंकि देखो यहाँ पे हमने यही तो कहा, अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये सीए, सीएस, सीएमए इंस्टीट्यूट इनके अंदर आ रहे हैं कुछ चीजों की अप्रूवल के लिए, तो वो मोदी जी के पास थोड़ी ना जा रहे साइन करवाने, समझ रहे हो ना? वहां मोदी जी ने किसी को एमसीए की मिनिस्ट्री में अपॉइंट किया गया। अब बजट आता है, बजट आता है, तो बजट जब आता है तो मोदी जी स्पीच देते हैं या फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच देता है? फाइनेंस मिनिस्टर। मोदी जी का रोल एक अलग है ना। हाँ, नहीं, नहीं, कोई बात नहीं, पर सेंट्रल गवर्नमेंट टांग अड़ा सकती है। एमसीए ने अप्रूव कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट टांग अड़ा सकती है? तो वही वाली कहानी ना, जब इमरजेंसी में प्रेसिडेंट लॉ बनाता है तो क्या उसमें टांग अड़ा नहीं देती पार्लियामेंट आके, जब सदन ओपन होता है दोबारा से? कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हो आप, पता होगा। मतलब कि कल अगर एमसीए ने कुछ कर लिया तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट हाथ में हाथ रख के बैठी रहेगी? क्या मोदी जी अपना डिसीजन ले सकते, नहीं ले सकते? और उसको क्या बोल सकते हैं, इधर आ, ये तूने साइन किया है ना। हाँ, डन है, कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत है पहले बताओ यहां तक? आगे चलें? हाँ जी, आगे चलें क्या? हाँ, मैं बात करने वाला था, भुला देते हो फिर। जीएसटी काउंसिल, हम लोग आ गए थे। तो जीएसटी काउंसिल ने क्या किया है, देखो, ये बता रहा था मैं आपको कि एक आर्टिकल लेके आ गए 279 कैपिटल ए, जो वो हमने एक्ट बनाया 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 जो बनाया हमने, उसके अंदर हमने एक बॉडी बना दी। उस बॉडी का नाम क्या रखा? जीएसटी काउंसिल। उस बॉडी का नाम क्या रखा? जीएसटी काउंसिल। और क्या जीएसटी काउंसिल को हमने एक पावर दे दी? क्या पावर दी है जीएसटी काउंसिल को? कि सेंट्रल गवर्नमेंट गई भाड़ में, आपको क्या करना है, जिस जिस डेट को आप रिकमेंडेशन दोगे, क्या करना है आपको? डेट ऑफ रिकमेंडेशन वो जीएसटी काउंसिल देगी। जिस दिन जीएसटी काउंसिल क्या हो जाएगी, सहमत हो जाएगी, उस काउंसिल के सारे मेंबर क्या कर लेंगे, डिसाइड कर लेंगे कि इन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी आना है, तो बस उन्होंने ठप्पा लेना है, किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। और इनका ठप्पा लेते ही, इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। अगर कल मोदी जी कहते मैं इनके ऊपर टैक्स लगाना चाहता हूं, नहीं लगा सकते। क्यों? जब तक जीएसटी काउंसिल नहीं बोलेगी, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं, कंपनी में डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर द डिविडेंड बट अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर इन द जनरल मीटिंग। बात समझ में आ रही है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की औकात नहीं है जब तक शेयर होल्डर उसको अप्रूव ना कर दे कि वो दे दे डिविडेंड। और ये लॉ में लिखा, मैं नहीं कह रहा। बात समझ में आ रही है? तो अप्रूवल में और रिकमेंडेशन में कौन भारी है, बताओ? अप्रूवल में और रिकमेंडेशन में भारी कौन होगा? अबे रिकमेंडेशन होगी, यही तो चक्कर है। रिकमेंडेशन, जब तक हम रिकमेंड ही नहीं करेंगे, एक चीज मतलब सिंपल सी बता, मैंने कल बोल दिया 7 बजे क्लास होगी, तुम अप्रूव ही नहीं करोगे, ले लो क्लास। समझे ही नहीं? नहीं आप, चलो छोड़ो छोड़ो। तो यहाँ पे रिकमेंडेशन रहेगी इंपॉर्टेंट। कोई नहीं, यहां पे रहेगी रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट। जब तक रिकमेंडेशन नहीं होगी, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ, पहले रिकमेंडेशन होगी फिर अप्रूवल होगी। कोई दिक्कत? तो ये अगर मुझे 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे क्या लेके आना है, जीएसटी लाना है, तो किससे अप्रूव, किसको रिकमेंडेशन देनी होगी? जीएसटी काउंसिल को। किसको रिकमेंडेशन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और फिर इनके ऊपर क्या लग जाएगा? जीएसटी। याद रहेगा? ठीक है, लिख लेना बाकी के। अब थोड़ा सा इसके बारे में आते हैं, काउंसिल के बारे में।
आगे हमें दिया हुआ है ये आर्टिकल, और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, बाकी ये डेफिनेशन मैं करा चुका हूं, आप लोगों को पता ही है। तो ये रही जी हमारी जीएसटी काउंसिल। काउंसिल का क्या रोल है? जितनी भी जीएसटी के अंदर अमेंडमेंट्स आएंगी, चेंजेस आएंगे, जितने भी जीएसटी के अंदर क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे, वो किसकी वजह से आएंगे? जीएसटी काउंसिल की वजह से आएंगे। बात समझ में आ रही है? लिखे हेडिंग जीएसटी काउंसिल, आर्टिकल 279 कैपिटल ए। जो काउंसिल होती है उसके अंदर मेंबर्स होते हैं, जो भी काउंसिल होती है उसके अंदर मेंबर्स होते हैं। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर क्या है? डायरेक्टर का कंपोजिशन है, यस और नो? तो उसी तरीके से इसके अंदर मेंबर होंगे। जीएसटी काउंसिल के अंदर कौन कौन है इसके अंदर मेंबर? नंबर 1, एक बंदा इसके अंदर, एक पहला जो मेंबर है इसके अंदर लिख लेना, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो एक मेंबर कौन है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। दूसरा मेंबर कौन है? ये मैं एक एक क्यों लिख रहा हूं पता है ना, वो एक ही है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एक ही है, ये भी जो होगा ये एक ही होगा। और ये कौन है भाई? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस। कौन है ये? यूनियन मिनिस्टर है स्टेट का, जिसके पास किस चीज का चार्ज है? रेवेन्यू और फाइनेंस का। कभी सुना है इसको, इसके बारे में? और बाकी बेटा 31 मेंबर है, मुझे लगता है 31 लिखते ही आपको कुछ पता लग गया होगा। बाकी 31 मेंबर हैं। और ये 31 कौन है? स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर या टैक्सेशन मिनिस्टर। तो या तो स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर होगा या टैक्सेशन मिनिस्टर होगा। पता ना, स्टेट का भी फाइनेंस मिनिस्टर होता है। टोटल कितने लोग होंगे इस जीएसटी काउंसिल में? तो टोटल मेंबर हो गए बेटा 33। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। एक मेंबर तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, ये तो सभी को पता है, ठीक है। ये जो होगा ये चेयरपर्सन होगा, ये चेयरपर्सन होगा, ये वाला बंदा वाइस चेयरपर्सन होगा। और ये लोग हैं, ये लोग जो हैं ये अदर मेंबर्स हैं। बोलेंगे भी इनको मेंबर ही, पर इनका डेजिग्नेशन है कि ये चेयरपर्सन है, वो वाइस चेयरपर्सन है। क्या मुझे बताओ, किसी भी चीज का कंपोजिशन होता है तो उसमें कोरम चाहिए होती है? कोरम क्यों चाहिए होती है? कोरम का क्या मतलब है? मिनिमम मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट द मीटिंग, है ना भाई? कि मिनिमम इतने लोग तो चाहिए मीटिंग कंडक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे कोरम कितनी होती हो, मैं आगे, ये तो फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट में क्या पढ़ेंगे हम? कोरम के बारे में। चलें कोरम में, आओ कोरम देखते हैं इसकी। इसकी जो कोरम है वो है 50%। कोरम इज
50% किसकी? ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। जो टोटल है उसकी 50 है, तो बताओ आंसर क्या आएगा? 17। ठीक है जी, तो 17 मेंबर्स होंगे तो कोरम हो जाएगी। तो 17 लोग मीटिंग में आने चाहिए, आधा तो लेके आओगे नहीं। ठीक है, ऑनलाइन अलाउड नहीं है इसमें। 17% चाहिए ही चाहिए। अच्छा, मीटिंग होती है तो उसमें क्या होता है? हाँ, वोटिंग होती है। वोटिंग का मतलब क्या होता है? डिसीजन होना है। अब वो डिसीजन पास कब माना जाएगा? जब 75%, वेरी गुड, फेवर में होंगे। तो ही जाके माना जाएगा। वोटिंग के बाद डिसीजन है भाई, पास 75% इन फेवर। मैं दो सवाल आपके सामने रखूंगा, देखते हैं आप जवाब दे पाते हो या नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि जीएसटी काउंसिल में कितने मेंबर हैं आपको पता लग गया है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर आपको पता ही है कौन है। जो ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस होता है, ये क्या होता है कि जितने भी स्टेट है इंडिया के अंदर, सारे सारे स्टेट के ऊपर ये बैठा हुआ है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उसके ऊपर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर बैठा है। ये हिरार्की। आगे बात समझ में? और प्रैक्टिकली आपको बताऊं तो जितने भी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्हीं को मेंबर बनाया गया। अभी तक टैक्सेशन का जो मिनिस्टर है उसको मेंबर नहीं बनाया, पर बना सकते हैं, लॉ में लिखा है। कोरम 17 लोगों की चाहिए। 17 क्यों आए? क्योंकि 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर। अगर इसमें आने वाले टाइम पे मान लो कोई अमेंडमेंट आ गई, बढ़ गए, तो क्या आप उसका 50% निकाल पाओगे? यस। वोटिंग मतलब डिसीजन कब पास माना जाएगा, तो इसी के ऊपर मेरा सवाल। टोटल कितने मेंबर है? 33, क्योंकि 31 प्लस 32 33। यस, 2 मतलब देखो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना और एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट है, ये जो चेयर पर्सन है ये किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का ही तो आदमी है। कौन है ये? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। किसका आदमी है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। और जो आपने वाइस चेयर पर्सन रखा है वो भी किसका आदमी है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो क्या दो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के हो गए या नहीं हो गए? दो लोग इनके हो गए और 31 स्टेट के। 33 आ गया नहीं आ गया? अब देखो क्या होगा। लॉ मेकर बोलता है कि ये जो दो लोग वोटिंग करेंगे ना, वो 1/3%, वो 1/3 माना जाएगा। उसकी जो वेटेड है वो कितनी मानी जाएगी? 1/3। 1/3 का मतलब 33.33% माना जाएगा उसको। उसको कितना माना जाएगा? 33.33%। तो इसका मतलब इनकी जो वोटिंग होगी उसकी परसेंटेज क्या होगी? 66.67। यस और नो? तो वो 2/3 ही आएगी। वेरी गुड, क्योंकि जिसकी मैथ स्ट्रांग है 1/3 और 2/3 को प्लस करोगे 1 आ जाएगा। पूरा 100% हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो ये लॉ में लिखा हुआ है। लॉ में क्या लिखा हुआ है कि जो इनकी वोटिंग होनी है, वो मैं लिखवा दूंगा अभी, वो मैं अभी लिखवा दूंगा। जो इनकी वोटिंग होनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को उसकी वेटेड कितनी मिलनी है? 1/3। और स्टेट को कितनी मिलनी है? 2/3। इसका मतलब कि जब ये दो लोग मीटिंग में, क्या ये दो लोग आएंगे मीटिंग में? यस, ये तो बट ऑब्वियस है, आएंगे ही आएंगे, क्योंकि प्रस्ताव तो वही वाली कहानी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ही लोग लेके आए होंगे उस मीटिंग के अंदर। ठीक है ना? स्टेट वालों को बोलने के लिए कि भैया करो ये काम करो, पर जब तक वो मानेंगे नहीं, जब तक हो नहीं पाएगा। क्योंकि ये दोनों मिला के कितना आना चाहिए? हाँ जी, 75%
लोग एग्री करने चाहिए ना, फेवर में आने चाहिए। 100% तो कभी करेंगे नहीं ना एग्री। तो 75% लोग क्या है, फेवर में आने चाहिए, दोनों का मिला के, यस और नो। पर क्या इन दोनों का वोट अपने आप में 33% के बराबर है या नहीं है? आपको पता होगा, आप लॉ के अंदर पढ़ेंगे, सुपीरियर वोटिंग राइट के शेयर भी इशू होते हैं, पता है ना। एक तो डिफरेंशियल वोटिंग राइट के शेयर्स होते हैं, ठीक है ना, और एक क्या है, सुपीरियर वोटिंग राइट के शेयर्स होते हैं। क्या आएगा आगे। तो अगर आप देखोगे तो दो दो लोग क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, ये दोनों अपने आप में कितनी वोटिंग की पावर रखते हैं, 33% की पावर रखते हैं, यस और नो। इसका मतलब दो लोग हैं, प्रेजेंट है एंड वोटिंग है, प्रेजेंट भी और वोटिंग भी है, और यही दो लोग क्या है, फेवर में भी है। और इसका क्या कर देंगे, 1/3, क्या वो 33% आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना, कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो, ये पहले लिखवा दूं और फिर क्वेश्चन दूं, या ये लिख ही लो ना सीधे, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका कितना माना जाता है, 1/3 माना जाता है, और स्टेट गवर्नमेंट का कितना माना जाता है, 2/3। बिल्कुल सही इंटरप्रिटेशन ले रहे हो। 31 लोग हैं, प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट भी है वोटिंग भी कर रहे हैं, पर ऊपर तो क्या होगा, जो फेवर में होंगे, है ना। पता लग रहा है कितने फेवर में है, 20। सारे तो फेवर में कभी होंगे, सारे ही हो गए तो फिर तो वो सीधे 66.67% आ जाएगा, यस और नो। इसका मतलब कि जितने फेवर में होंगे उसके ऊपर रखेंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2/3 से, अपने आप परसेंटेज निकल जाएगी, क्योंकि वो कभी ये परसेंटेज आनी ही नहीं है भाई। वो कब आ सकती है, जब 31 के 31 फेवर में वोट देते हैं, और फिर तो चेक करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 66% लोगों ने बोल ही दिया है, ये अपने आप में ही 33 हैं, तो पास 100% ही पास हो गया, यूनानिमस रेजोल्यूशन हो गया वो तो। हमने किसी चीज के लिए वोटिंग की, पूरी क्लास में सारे बच्चे एग्री, यूनानिमस रेजोल्यूशन बोलते हैं उसको, यस और नो, है ना। कि हम पार्टी करेंगे तो सभी लोग हाथ उठाएंगे। कोई दिक्कत है? लो मेरा सवाल, टोटल कितने मेंबर हैं, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के कितने, 2, और स्टेट गवर्नमेंट के कितने, 31। अब देखो क्या हुआ, इन दोनों ने फेवर में वोट किया, ये क्वेश्चन भी साइलेंट होगा तो भी यही माना जाएगा, ठीक है, हमेशा है, एज्यूम है, क्वेश्चन में दिया भी नहीं होता। ये 31 में से ना 25 लोग आए, 25 लोग यहां पे आए, ये 25 आ गए, और ये कितने आ गए, 2, तो 33 में से कितने लोग आए, 27। कोरम है या नहीं है? सबसे पहले तो क्या चेक करोगे, कोरम। अगर मैं इसको कर दूं 15, क्यों है, 15 और 2 17, नहीं दोनों के क्यों है, ये सी के कर रहे हैं हम तो, और इसके अगर 14 कर दें तो फिर कोरम ही नहीं है, फिर कुछ कर लो, 14 के 14 लोग अगर कहते हैं हम फेवर में, तो भी पास नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो मीटिंग ही वॉइड है। आगे बात समझ में, उस मीटिंग की नलिटी है, उसको माना ही नहीं जाएगा, जीरो है वो मीटिंग, ठीक है। यहां तक पहले समझ में आया, देखो मैं कितना साथ दे रहा हूं आपका। तो 25 लोग क्या है, आए हैं मीटिंग में, जरूरी जितने लोग मीटिंग में आए सारे ही वोट कर देंगे ना, प्रेजेंट एंड वोटिंग जो की गई है वो 20 लोगों ने की है, और फेवर में जो है इसमें इतने लोग आए, और प्रेजेंट और वोटिंग 20 लोगों ने की, और फेवर में कितने लोग हैं, 15 लोग, फेवर में 15 लोग हैं, आपके सामने सब कुछ, आपको बताना है रेजोल्यूशन पास और फेल। पास कब होगा, जब 75% होगा दोनों का मिला के, इनका तो है ही 33, ये तो आपको पता ही है, इनका तो है ही। या कंपनी में भी जो शेयर होल्डर की मीटिंग होती होगी तो क्या सारे लोग आते होंगे, नहीं,
वो आप देखो, हाँ यही तो चक्कर है। 31 में से आए कितने, 25 आए हैं, और 25 में से भी 5 लोग खाने में बिजी हैं, ब्रेड पकोड़े समोसे ये सब में बिजी है। वेरी गुड। तो नीचे आएगा परसेंट इन वोटिंग वो 20, और ऊपर आएगा फेवर 15, और मल्टीप्लाई किससे, 2/3। वेरी गुड। कितना आएगा, 3 5 सा, 5 4 सा, और ये 2, 0.5। तो ये 50% नहीं हो गया, यस और नो? ये 50% और ये 33। क्या रेजोल्यूशन पास या फेल? पास। और अगर ये 10 लोग देते तो ये 10 अब 10/20 लेते, और मल्टीप्लाई में 2/3, तो ये तो आधा हो गया, ये और ये कट गया 1/3, ये 33.33 नहीं हो पाएगा, 75 नहीं बन रहा। क्या एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे? इसको उतार लो, पक्का आएगा। इसका कभी नहीं दिया रहेगा, इसका हमेशा ही फेवर माने। हाँ इसका तो हमेशा 33 है ना? हाँ। एक मिनट रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। ये चैप्टर ऑलमोस्ट सारा खत्म हो गया है, बस एक क्लास लगेगी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मैंने डाला भी नहीं है इसमें, पर मैं खुद से प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन करा दूंगा इस चैप्टर का, खुद से। तो फ्रॉम माई साइड चैप्टर 1 इज ओवर है। एक चीज बस बता दूं, 1 मिनट बस एक चीज बता दूं, जिससे कि आप लोग बाद में ये मत पढ़ना अभी रजिस्ट्रेशन, ये मत पढ़ना, ये पूरा चैप्टर करवाऊंगा रजिस्ट्रेशन का। और ये तो आपको पता ही है विद इन जीएसटी क्या है और आउटसाइड क्या है। अल्कोहल नजर आ रही है किसी को, और सब नजर आ रहा है टबैको, और चैप्टर 2 आपका इंतजार कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। कब मिले? 11:15 पे, 11:15 पे मिलते हैं। आज लेट नहीं होऊंगा, उस दिन चला गया था वहां अड्डे पे, चला गया था उस दिन। नहीं नहीं, वो अलग से अपनी सर्विस का पैसा ले रहे हैं ना, जब मूवी टिकट बुक करवाते हो वहां पे लगा देते हैं। कैसे? इंटरटेनमेंट में अपना लगाते हैं,